हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म जीएमई। और आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट आप सभी लोगों के सामने हाजिर है। क्लास 10th ये चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। इस वन शॉट के अंदर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे इन अ वेरी लॉजिकल और ईजी मैनर। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चेंज के बारे में। चेंज बेसिकली आपका होता क्या है, ठीक है। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग इस चीज़ से बड़े वाकिफ़ हैं, सब लोग इस चीज़ से बड़े नोन हैं कि चेंज बदलाव होता क्या है। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है चेंज, ठीक है। लेकिन हम लोग साइंटिफिक तरीके वाले चेंज की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ चेंज एग्जैक्टली, ठीक है। तो चेंज बेसिकली होता क्या है, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल फेज और फाइनल फेज में चेंज लेकर आता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल जो फेज है बेसिकली वो बाद वाले फेज से एकदम डिफरेंट है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि आपका चेंज वहां पर परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेपर को लिया, मैंने एक प्लेन पेपर को लिया, मैंने उसको क्रम्बल कर दिया, ठीक है। तो प्लेन पेपर मेरा इनिशियल फेज था, लेकिन क्रम्बल्ड पेपर मेरा फाइनल फेज है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चेंज को परफॉर्म किया। अब जो चेंज है ये होता है दो तरीकों का, पहला इज फिजिकल, दूसरा इज केमिकल। सिंपल सी चीज है। फिजिकल चेंज जो है आपकी फिजिकलिटी में चेंज लेकर आते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकलिटी में आपको चेंज देखने के लिए मिलता है इन फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस के अंदर आपको किसी भी सब्सटेंस की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर आप चेंज कर रहे हैं, वहां पर आपको उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिकल के अंदर आपको नया प्रोडक्ट फॉर्म देखने को फॉर्म होता हुआ नहीं दिखता है, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि बिना केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किए हुए केमिकल चेंज नहीं होता है। केमिकल चेंज पॉसिबल ही नहीं है। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें जो भी सब्सटेंस अंडरगो कर रहा है चेंज में बेसिकली वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं होती है। और फिजिकल चेंज के अंदर आपको कोई भी नया एलिमेंट या फिर कोई भी नया कंपाउंड या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद है आपके पास कटिंग ऑफ हेयर। ये क्या है, एग्जाम्पल है। आपके बालों का कटना क्या होता है, कटिंग ऑफ हेयर होता है। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है ये, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें जो आइडेंटिटी होती है ओरिजिनल सब्सटेंस की वो चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेपर को लिया, मैंने उसको बर्न कर दिया, जला दिया, तो जो पेपर पहले एक पेपर था अब उसकी आइडेंटिटी लूज हो चुकी है और अब वो राख बन गया है, ठीक है। ये आपका होता है केमिकल चेंज। नया प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, फॉर्मेशन मिलती है आपको नए सब्सटेंस की या फिर नए प्रोडक्ट की। इसके साथ साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है या केमिकल चेंज अगर परफॉर्म होती है, तो उसके पहले और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद केमिकल चेंज के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। एग्जाम्पल, रॉटिंग बनाना या फिर बर्निंग ऑफ वुड। आपने लकड़ी को लिया, उसको जला दिया, पहले लकड़ी थी अब वो राख हो गई है, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज थी पहली अब वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं और आपने केमिकल रिएक्शन को भी परफॉर्म किया है। ये कंपैरिजन है इन दोनों के बीच का, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली कोई भी आपको कंपोजिशन में चेंज, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है गाइस, केमिकल रिएक्शन आपका एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कभी भी आप नॉन सब्सटेंस को लेकर उनको रिएक्ट कराकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने H2 पानी को ले लिया, मैंने H2 हाइड्रोजन को ले लिया और O2 वाटर को ले लिया, मेरे को मिल गया H2O विच इज माई वाटर विच इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने नॉन सब्सटेंसेस को लिया, ये मेरा नॉन सब्सटेंस है, ये मेरा नॉन सब्सटेंस है। जो आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और H2O दिस इज माई प्रोडक्ट। राइट साइड में मेरा जो होता है दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नॉन सब्सटेंसेस को लिया, कोई भी एक प्रोसेस को परफॉर्म किया जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और मुझे अपना एक प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख गया, ठीक है। दिस इज माय केमिकल रिएक्शन। अब होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, देखो ये बेसिकली वे होता है, क्या रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है, क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपका होता है केमिकल इक्वेशन। मैंने क्या किया, मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया और उसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज किया। तो केमिकल इक्वेशन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। होती है ये आपके दो तरीकों की। पहला आपकी होती है वर्ड इक्वेशन,
ठीक है, और दूसरी आपकी होती है सिंबलिक इक्वेशन। सिंबलिक इक्वेशन, पहली होती है वर्ड इक्वेशन, दूसरी होती है मेरी सिंबलिक इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये बड़ी सिंपल सी होती है। इसमें आपने जो भी एलिमेंट को लिया है चेंज को परफॉर्म करने के लिए, बेसिकली उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको वर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं। सिंपल, ये आपकी वर्ड इक्वेशन होती है। सिंबलिक इक्वेशन के अंदर इतना सिंपल नहीं होता है। क्या करते हैं आप इसमें, सबसे पहले आप इसमें सिंबल्स को याद करते हैं। आप इसमें सिंबल्स का यूज करते हैं। किसी भी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, उस सिंबल को आपको याद रखना है। सिंपल तरीका होता है, जो भी आपका एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग के यूजुअली जितने भी लेटर्स होते हैं वो उसके सिंबल्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लेटर्स आपके अलग हो जाते हैं, कुछ कुछ सिंबल्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपका आयरन, आयरन को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में फेरस बोलते हैं, इसीलिए उसका जो सिंबल है आपका दैट इज Fe। ठीक है, तो यूजुअली आप सिंबल्स को यहाँ पे लिखते हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ पे लिखते हैं स्टेट्स के बारे में। ठीक है, स्टेट के बारे में लिखते हैं और कितने नंबर ऑफ एटम परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी रिएक्शन को, ये आप इसमें लिखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में आपको बहुत एक कंसाइज फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सिंबलिक इक्वेशन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया अपना H2, यहाँ पे दिस इज O2 और मैंने फॉर्म किया H2O। तो मैंने यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाई सिर्फ एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके। ठीक है, ये मैं क्या किया, मैंने H2 दिस इज माय गैस, ये मैंने इसकी स्टेट को यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसके सिंबल को मेंशन कर दिया। ठीक है, और कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स इसमें इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको इस रिएक्शन के थ्रू बता दिया। तो ये आपकी होती है सिंबलिक इक्वेशन। सिंबलिक इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो मैंने आपको बता दिया है, पहला वर्ड, दूसरा सिंबलिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी 5 बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने को मिलती हैं, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहीं पर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है या फिर नहीं। सबसे पहला चेंज इन कलर, आपको किसी भी रिएक्शन में बेसिकली रिएक्शन के बाद आपको कलर में चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। दिखा देती हूँ, चेंज इन कलर आपने क्या किया यहाँ पर, दिस इज योर CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है। किसका होता है, ब्लू कलर का होता है। आपने Fe CuSO4 ब्लू कलर के सोल्यूशन में आपने Fe यानी आयरन को डाल दिया, आयरन की नेल है ये, और CuSO4 जो कि पहले ब्लू कलर का था, लेकिन बाद में जब आपकी रिएक्शन हो गई है परफॉर्म, तो यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu, और ये क्या है आपका, दिस इज ग्रीन इन कलर। तो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिला, किसमें, कलर में, ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी में आपको ओडर, स्मेल में चेंज देखने को मिलता है। बहुत सारे जितने भी आपके फूड मटेरियल होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी स्मेल में आपको चेंज देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। इसके बाद टेम्परेचर चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, कभी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद बेसिकली आपको टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है, टेम्परेचर रेज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, गैस बेसिकली आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको देखने को मिलता है, गैस बाहर निकलती हुई आपको देखने को मिल सकती है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी। अच्छा, 5वीं है आपकी फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस जो कि आपका इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। वो सब्सटेंस जो कि वाटर में या तो सॉल्यूबल नहीं होता है या फिर सेमी सॉल्यूबल होता है। सेमी सॉल्यूबल यानी थोड़ा बहुत आपका वो सॉल्यूबल होता है, पूरा सॉल्यूबल नहीं होता है, या फिर या तो थोड़ा बहुत होगा या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, ये होता है आपका प्रेसिपिटेट बेसिकली। तो आपको बहुत सारी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करनी, बैलेंसिंग होती क्या है बेसिकली वो बता देती हूँ। बैलेंसिंग में बेसिकली क्या है, जो एलिमेंट आपने रिएक्टेंट साइड पे लिए हैं, जितने नंबर ऑफ एटम इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वही सेम आपके रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए। ये होता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने पहला एलिमेंट लिया अपना N, मेरे 2 मॉलिक्यूल्स ने परफॉर्म किया, N के 2 मॉलिक्यूल्स ने परफॉर्म किया कोई भी केमिकल रिएक्शन। अब प्रोडक्ट साइड में भी N के 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मेरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज 3H2 यानी H के मेरे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। राइट साइड पर आइए, प्रोडक्ट साइड पर, इधर 3 ये 2, यहाँ पर भी मेरे 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसिकली मेरा एंड गोल इसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल,
कि जो भी आपका एलिमेंट है, एलिमेंट परफॉर्म, बेसिकली जो भी आपका एलिमेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ एटम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो आफ्टर द रिएक्शन भी सेम मिलने चाहिए। ठीक है, अनबैलेंस्ड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका N2 रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन इधर सिर्फ 1 है, H आपका इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन है। इसके बाद क्यों करनी जरूरी होती है ये, क्योंकि आपको एक लॉ बताया गया है विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है आपका, दिस लॉ सिंपली स्टेट्स कि जो आपका मास है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस लॉ के अगेंस्ट ना जाने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और बैलेंस करते कैसे हैं, जो आपके रिएक्टेंट साइड में जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल, H2 आपने लिया, O2 आपने लिया, और ये आपका हो गया इधर H2O। ये आपकी हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन, और ये वाटर। अब यहाँ पर बेसिकली मैं एक टेबल फॉर्म करती हूँ, बहुत सारे बच्चे विदाउट टेबल भी कर देते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं और आपको इसका पैटर्न इतना क्लियर नहीं हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन स्टार्टिंग फेज में पहले टेबल से शुरुआत करें। जब आपको पैटर्न समझ में आ जाए तो फिर आप विदाउट टेबल इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखूंगी H और O, क्योंकि दो ही यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद है मेरे पास इसके बाद है मेरे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब अगर मैं रिएक्टेंट साइड पर देख रही हूँ तो 2 आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट पर भी 2। यहाँ पर ऑक्सीजन आपको 2 देखने को मिल रही है, लेकिन इधर ऑक्सीजन आपको 1 देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, दिस इज द इनिशियल, ये मेरे को दी गई है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन जो मेरे को अभी मिली है, मेरे को इसको बैलेंस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पहले 2 थे, बाद में भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, मुझे इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन दिस इज माई ऑक्सीजन, रिएक्टेंट की साइड पर इस रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स परफॉर्म कर रहे हैं इस रिएक्शन को, लेकिन बाद में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही है जो इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वॉयलेट हो रहा है, और उसको वॉयलेट ना करने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको बैलेंस कर दूंगी। और कैसे बैलेंस होगी ये, मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूंगी, सिंपल। अब मेरा क्या हुआ, इधर ये 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड पर भी 2 हो गई है, और रिएक्टेंट साइड पर भी 2 हो गई है। लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन है हेयर, दिस इज 4 प्रोडक्ट साइड पर, और यहाँ पर ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं यहाँ पर भी आपका 2 इंसर्ट कर दूंगी, और ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिला, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये बैलेंस मैंने कैसे की, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पर बिल्कुल इक्वल करने हैं। और वो हम लोग कैसे करते हैं, इन अ वेरी सिंपल मैनर। पहले आप टेबल बनाइए, और फिर धीरे धीरे हर एक नंबर ऑफ एटम्स को, उसकी कन्फिग्रेशन को सेम करते जाइए। ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हो गई है। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि कौन सी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, वो कैसे हैं। दिस कंसिडर दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क। इसके बाद है आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, 5 आपके टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। पहला इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। देखो सबसे पहले आते हैं अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, फटाफट से चैप्टर को खत्म करना है क्योंकि हमें। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का बेसिकली इसके अंदर ही एक वर्ड है कंबाइन। ठीक है, यानी 2 चीज़ों का मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरी क्या होती है, जहां पर मुझे, ये वो केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, और फॉर्म करते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, H2 + O2 गिव्स मी 2H2O। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 रिएक्टेंट को लिया और मेरे को एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिल गई। दिस इज माय केमिकल रिएक्शन, दिस इज माय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मेरे पास है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आप मैग्नीशियम रिबन लेंगे, Mg रिबन लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्लीन करेंगे। और क्लीन क्यों करेंगे, क्योंकि आपको रिमूव करनी है, टू रिमूव MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर।
जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर लगी होती है, क्योंकि आपको आगे इस रिबन को बर्न करना है, तो ताकि ये जो MgO लेयर है ये प्रॉपर बर्निंग को अगर प्रिवेंट करती है, तो उसको बेसिकली उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इस रिबन को। क्यों? सिंपल, क्योंकि हमें MgO जो लेयर है वो हटानी है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर है वो रिमूव करनी है उधर से। फिर उसके बाद हम लोग इसको बर्न कर देते हैं। अब बेसिकली इन तीनों स्टेप से मेरे को मिला क्या, मैंने Mg रिबन अपना लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर दिया, मेरे को मिल गया MgO। ये मेरा है मैग्नीशियम, magnesium, this is my oxygen and this is magnesium oxide। ठीक है, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करने के लिए ये अब मेरी बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल रिएक्टेंट को लिया, दो रिएक्टेंट को लिया और मैंने एक सिंपल प्रोडक्ट को फॉर्म कर दिया है। क्या किया मैंने, क्लीन किया इस रिबन को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्यों किया मैंने इसको क्लीन, क्योंकि मुझे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर को वहां से हटाना है, ताकि मेरी प्रॉपर बर्निंग इस रिबन की इंश्योर हो सके। ठीक है, और बर्न करने के बाद मुझे मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिकली वाइट कलर की एक ऐश होती है। और ये जो आपका रिबन है ये बहुत डैजलिंग वाइट फ्लेम यानी बहुत चमकदार रोशनी के साथ ये आपका बर्न करता है। इसके बाद आपके पास रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। ठीक है, क्विकलाइम इज बेसिकली CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब मैंने वाटर के साथ इसको रिएक्ट किया तो मुझे मिलता है CaOH की होल ट्वाइस प्लस बहुत सारी हीट, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। अब एक्सोथर्मिक क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर एक ये आप पढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो आप लोग बेसिकली एक एक्टिविटी है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो वॉल्स होते हैं हमारे घरों की उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, CaOH की होल ट्वाइस इसकी एक लेयर लगा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। मैंने स्लेक्ड लाइम को लिया, उसकी एक लेयर अपनी दीवार पर लगा दी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी CO2 भी प्रेजेंट होती है। तो कुछ दिनों बाद या 2 से 3 दिनों बाद जो आपकी CO2 होती है वो CaOH की होल ट्वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कर लेती है और फॉर्म करती है CaCO3 विच इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसी होती है, शाइनी होती है अपने नेचर में। ठीक है, और साथ में H2O, दिस इज योर H2O को फॉर्म कर लेती है। तो बेसिकली फॉर्मेशन कैसे हुई कैल्शियम कार्बोनेट की, आपने स्लेक्ड लाइम को लिया, उसके साथ में जो CO2 होती है हमारे आसपास में वो क्या करती है, उसके साथ रिएक्ट करती है और CaCO3 को फॉर्म करती है। बेसिकली आप क्या करते हो, दीवार पे एक लेयर लगा देते हो CaOH की होल ट्वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइम की। आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो CO2 होती है वो उसके साथ 2 से 3 दिन के अंदर रिएक्ट करती है और फॉर्म करती है CaCO3 विच इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। और ये आपकी होती है शाइनी अपने नेचर में बेसिकली, और इसके साथ साथ फॉर्म करती है वाटर। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, कोई भी एक आपका सिंगल रिएक्टेंट होता है उसको आप ब्रेक कर देते हो दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि तोड़ना, बेसिकली ब्रेक डाउन। ठीक है, ये आपकी होती है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होती है 3 तरीकों से, पहला इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड देन फोटोलिटिक। इसके बाद चलो पढ़ते हैं सबसे पहले थर्मल को। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने लिया, उसको सिंपली आप लोगों ने हीट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा। ये आपकी सिंपल होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हीट के थ्रू बेसिकली आपने एक रिएक्टेंट को ले लिया, 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में आपने उसको गेन कर लिया, सिंपल। अब आती है आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन, ये जो आपकी एक्टिविटी होती है ये 2 स्टेप्स में होती है। कौन से स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में। फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन क्या करते हैं आप, यहाँ पर FeSO4, इसके अंदर आपको 7 H2O के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप इसको करते हैं हीट। क्या करते हैं, हीट। आपने इसको हीट किया तो आपको FeSO4 प्लस 7 H2O मॉलिक्यूल्स ये आपके क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। सेकेंड, ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, आप इस FeSO4 को लेते हैं और इसको फर्दर हीट कर देते हैं, और इस ऑन फर्दर हीटिंग आपको क्या मिलता है,
H2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में आपकी होती है क्या, डिकम्पोजिशन, किसकी, फेरस सल्फेट की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यहाँ पर आप क्या करते हैं, PbNO3 2 की होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट को आप लेते हैं, इसको आप क्या कर देते हैं, इसको आप सिंपली हीट कर देते हैं, और हीट करने के बाद आपको मिलता है PbO, दिस इज योर लेड ऑक्साइड। ठीक है, और NO2 एंड O2। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी डिकम्पोजिशन है, यानी कि टूटना है किसका, लेड नाइट्रेट का। जब आपने इसको हीट किया तो आपको क्या मिल गया, PbO प्लस 4NO2 एंड देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक कर रहे हैं चीज़ों को। तो कैसे करेंगे, सिंपल, आप लोगों ने एक बीकर लिया, इसके अंदर आप लोगों ने पानी डाल दिया, 2 टेस्ट ट्यूब को आपने इन्वर्टेड यानी कि उल्टा रख दिया, उनको आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया विद अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक पॉइंट आपका हो जाएगा कैथोड, एक हो जाएगा आपका एनोड। दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड। जब आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको देखा कि जो वाटर थे, इनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक डाउन करने लगे, और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन की फॉर्मेशन देखने को मिल गई है, और एनोड पर आपको ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देखने को मिल गई है। ठीक है, क्या देखने को मिला मुझे, जब मैंने वाटर को ब्रेक किया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जब मैंने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब वगैरह करके, तो मुझे कैथोड पर हाइड्रोजन देखने को मिला और एनोड पर मुझे ऑक्सीजन देखने को मिला है। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विद वाटर। अब आपके पास आती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आप सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हो। कैसे, AgCl, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड। क्या किया मैंने, इसको बेसिकली मैंने धूप में रख दिया। फॉर एग्जांपल, एक बेसिकली चाइना डिश होती है, उसमें मैंने क्या किया, AgCl को पोर करके मैंने तो उसको धूप में रख दिया। तो लाइट की वजह से क्या होगा, जब सनलाइट इस पर काम करेगी तो Ag प्लस Cl2 आपस में ब्रेक कर जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ग्रे कलर का या फिर ब्लैक कलर का। ठीक है, और ये पहले आपका होता है वाइट कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, डिकम्पोजिशन देखने को मिला थ्रू सनलाइट। एक और होता है, दिस इज योर AgBr, सेम Ag प्लस Br2। ठीक है, ये बैलेंस हो गई है आपकी। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर Ag जो है वो Ag प्लस Br में ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से आप लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स को खत्म कर दिया है। अब आपके पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये आपका डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता है 2 तरीकों का, पहला सिंगल, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेसिक फंडा क्या है कि जो मेरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो मेरा डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस इज नॉर्मल आपका एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये वाला जो है ये इसके साथ में आपका बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, सॉरी ये वाला आपके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा हेयर, और आपको ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। सिंपल आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे ही आप इसमें ऊपर बढ़ते जाओगे तो आपको मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की लिस्ट मिलती जाएगी, और यहाँ पर आपको लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की लिस्ट मिलती जाएगी। इसके बाद आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने Fe बेसिकली एक बीकर लिया था जिसमें हम लोगों ने सोल्यूशन डाला था CuSO4 का, जो कि ब्लू कलर का था। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक आयरन की नेल डाल दी थी, ये क्या थी मेरी, Fe। तो मैंने आयरन की नेल को CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया, और मुझे क्या देखने को मिला इधर कि मेरा जो Fe है वो उसने SO4 के साथ बॉन्ड बना लिया है, FeSO4, और Cu मेरा अलग निकल गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। तो यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल गई है।
नेक्स्ट मेरे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपनी जगह को एक्सचेंज कर देते हैं या फिर डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन पर आने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, Na2Br, ठीक है, नहीं Na2, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका Na है, ये आपका Ca है, Cl है, तो NaCl ये आपके आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, 2, और Ba और SO4 साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिला कि डबल डबल मेरे जो भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। इसमें जो आपका दिस इज BaSO4 एंड दिस इज योर NaCl, दिस इज द एग्जाम्पल। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर आपको बेसिकली क्या मिलता है, आपको एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ नजर आता है, आपको एक जो प्रोडक्ट है अपना वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। और प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट इज सिंपली इनसॉल्यूबल या फिर सेमी सॉल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद है आपके पास रिएक्शन बेस्ड अपॉन एनर्जी एक्सचेंज, दो तरीकों की होती है, पहला आपका एंडोथर्मिक, दूसरा आपका एक्सोथर्मिक। देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर ना एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, बेसिकली एनर्जी का आपको फेरबदल देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला इज एंडोथर्मिक, दूसरा इज एक्सोथर्मिक, दो तरीकों से होती है ये, पहला एंडो, दूसरा एक्सोथर्मिक। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ये वो केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर आपको हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती हुई नजर आती है, ये आपकी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आपको जो हीट है वो रिलीज होती हुई दिखती है, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आपके पास ऑक्सीडेशन। अच्छा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स आपको खुद पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, राइट देम डाउन इन अ प्रॉपर सेपरेट प्लेस, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से याद करिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक से आपको मेजरली क्वेश्चंस सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स में ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ O2, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको O2 की एडिशन देखने को मिलती है। एडिशन देखने को बेसिकली जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी किसी भी रिएक्शन के अंदर एड अप होती है, या फिर और रिमूवल, रिमूवल ऑफ H2, या फिर आपको हाइड्रोजन बाहर निकलती हुई दिखेगी, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले रिएक्शन पढ़ी है, Mg प्लस O2 गिव्स अस, यहाँ पर क्या है, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। देन योर रिडक्शन, रिडक्शन की सिंपली दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड देन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, दिस इज योर रिडक्शन। रिडक्शन में आपको जो आपका हाइड्रोजन है बेसिकली उसका एडिशन देखने को मिलता है, और जो आपका रिमूवल है वो ऑक्सीजन को देखने को मिलता है, दिस इज योर रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स इन डेली लाइफ। देखो रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स बेसिकली आपकी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, देखो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें आप लोगों को रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब देखो जो भी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो आपकी डेली लाइफ में क्या अफेक्ट डालती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला इफेक्ट होता है कोरोजन के थ्रू, दूसरा इफेक्ट होता है रेंसिडिटी के थ्रू। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब किसी भी सब्सटेंस का बेकार होना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉर एग्जाम्पल आपकी आयरन है, ठीक है, आयरन पर बेसिकली बहुत एक फेमस फिनोमेना है दैट इज रस्टिंग, ठीक है, आयरन में जंग लगना। वो होती क्यों है, क्योंकि जो आपकी आयरन होती है हमारे आसपास जो भी आपकी ऑक्सीजन होती है वो आयरन बेसिकली उसके साथ क्या कर देती है, रिएक्ट कर लेती है, और क्या करती है, फॉर्म कर देती है Fe2O3,
फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट इन नॉर्मल लैंग्वेज, जंग, ठीक है। तो कोरोजन हो जाता है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि जो आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है आपके एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट कर लेती है विद सेवरल सब्सटेंसेस और फिर उनको कोरोड कर देती है, ठीक है। ये आपका बेसिकली उसी की एक चीज़ दी गई है विच इज़ कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में जंग लगना लोहे के अंदर, या फिर क्या बोल देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, आपका सिल्वर मेटल जब टार्निश कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लस्टर भी आपका लूज कर देता है, चमक लूज कर देता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होते हैं, अच्छा इफेक्ट बेसिकली प्रिवेंशन क्या होती है आपकी रस्टिंग की, पहला प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, आप क्या करते हो, जितने भी आपके आयरन के या फिर ऐसे मेजरली जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, आप क्या करते हो उनके ऊपर, या तो ऑयलिंग कर देते हो या फिर गैल्वेनाइजेशन कर देते हो। मतलब आप बेसिकली ऐसी लेयर लगा देते हो जिससे कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के थ्रू ना हो पाए, पेंट कर देते हो या फिर गैल्वेनाइज कर देते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास रेंसिडिटी, देखो रेंसिडिटी क्या होता है बेसिकली, क्योंकि आपके खाने में बहुत सारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, तो रेंसिडिटी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो क्योंकि आपके खाने के अंदर फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, तो वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और एज सून एज दे रिएक्ट आपका जो खाना होता है वो रेंसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेंसिड, यानी कि बेकार हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके खाने के अंदर बेसिकली क्या हो जाते हैं, फैट और ऑयल्स की वजह से वो रिएक्ट कर लेते हैं बेसिकली ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और उसकी वजह से आपको टेस्ट में चेंज, ऑर्डर में चेंज देखने को मिलता है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ कोर्स घट जाती है। कॉजेज क्या क्या होता है, प्राइमरी कॉज होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, फैट्स का, जितने भी ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं आपके फूड के अंदर उसका ऑक्सीजन होना, ऑक्सीडेशन होना। दूसरा एक्सपोजर टू लाइट, अगर आप खाने को लाइट में रख दोगे, गर्मी में रख दोगे, धूप में रख दोगे, तो वहाँ पर आपको खाना बहुत जल्दी बेकार होता हुआ दिख जाता है, क्योंकि रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है उसकी वजह से भी आपको रेंसिडिटी देखने को मिल जाती है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं आप, उसको आप रेंसिडिटी का प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो रिएक्ट कर सकती है, तो आप ऐसे सब्सटेंसेस को डालते हैं जो कि एंटी होते हैं, एंटी यानी कि ऑक्सीडेशन को वो नहीं होने देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रिवेंट उनको कर सकते हैं बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग इन नाइट्रोजन गैस। आप नाइट्रोजन गैस में भी बेसिकली उनको स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर चिप्स वगैरह, ये क्या होती हैं, ये इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, क्यों, ताकि रेंसिडिटी जो है वो ना हो पाए। इसके बाद रेंसिडिटी को हम लोग रिटार्ड कर सकते हैं बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर पर रखकर, रेफ्रिजरेटर में रखकर आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं, खाने के जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सेफ रह सकते हैं। इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर में भी आप लोग रख सकते हैं, और अवे फ्रॉम लाइट यानी लाइट से अलग भी रख सकते हैं। एंड इसके साथ आपका वन शॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन होता है खत्म। थैंक यू सो मच, आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहे हैं अगर, और ऐसे ही वन शॉट लेक्चर्स के लिए फॉलो करिए जीएमई को। थैंक यू एवरीवन।